नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोभित एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती आई हैं उसमें 6 से 8 यानी कि जूनियर वर्ग के जो शिक्षक होंगे उनके लिए साइंस का जो आपका पेपर होगा उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, जो कि जनरली स्टेट या सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट या स्टेट हो या फिर कोई भी आपका जूनियर में कोई भी एग्ज़ाम होगा टीचर से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की एसआई इकाई है, ये हमें बताना है। तो क्या होता है ऊष्मा की एसआई इकाई? तो हमें पता है ऊष्मा की एसआई इकाई होता है यहाँ पर जूल। ठीक है, क्यों जूल होता है इसका कारण लिखा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊर्जा की तरह जूल है, परंतु व्यवहार में कैलोरी ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक भी प्रयोग होते हैं। तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो गया यहाँ पर? जूल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है ना तो अनुदैर्ध्य और ना ही अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य। ठीक है, माध्यम में ध्वनि की तरंग जो होती है क्या होती है? केवल अनुदैर्ध्य होती है। क्यों होती है इसका कारण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य होती है। चूँकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अतः ये सभी माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती हैं। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। अब एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 10⁻⁴ माइक्रोन। ठीक है, कितना होता है? 10⁻⁴ माइक्रोन। देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉन लंबाई मापने के लिए माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, इस मात्रक का उपयोग प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य, अणुओं तथा परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मात्रक है एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो माइक्रोन में इसका मात्रक कितना होता है? 10⁻⁶। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में या स्टील में। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, स्टील में। ठीक है, इसका देखिए कारण क्या है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा, ठीक है, ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। अतः इस्पात में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक यानी कि 5960 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा या प्लूटेंस। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा रिक्सिया डिस्कलर। ठीक है, कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है? रिक्सिया डिस्कलर। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा या रिक्सिया फ्लूटेंस। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, रिक्सिया फ्लूटेंस। ये आपका क्या है? जलीय ब्रायोफाइट है। ठीक है, इसका कारण देखते हैं। देखिए रिक्सिया फ्लूटेंट, जिसका सामान्य नाम फ्लेटिंग क्रिस्टवार्ड है। रिक्सिया फ्लूटेंस लिवरवार्ट जीन्स रिक्सिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? विस्कम, अमरबेल या रेफ्लिसिया या चंदन। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, अमरबेल में, इसलिए इसका रंग
पीता मिश्र सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। तने से अधिक मजबूत, पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती हैं जो आश्रय पौधों को अपने भार से झुका देती हैं। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन आपका था अमरबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान कीजिए। ठीक, इधर दिया गया है जल अवशोषण। अब देखिए जल अवशोषण का किससे होगा, जाइलम से, फ्लोएम से या मूल रोम से। तो जल अवशोषण करेंगे मूल रोम, तो एक को मिला देंगे 3 से। ठीक है, उसका देखिए लिखा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन यानी कि खनिज अवशोषण, ये क्या करें, इसको मिला देंगे हम 3 नंबर से। उसका दिया है खनिज अवशोषण, तो खनिज अवशोषण मिला देंगे एपीब्लेमा से। ठीक है, उसके बाद हमारा है जल परिवहन, तो जल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो जाएगा जाइलम से। ठीक, उसके बाद आपका डी ऑप्शन बचा यानी कि खनिज परिवहन, तो ये करता है फ्लोएम। ठीक है, यानी कि पहले में आपका सही हो गया तीसरा, और बी में सही हो गया आपका चौथा, और सी में सही हो गया पहला, और डी में सही हो गया आपका दूसरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला तीसरा था और बी चौथा था, सी पहला था और डी दूसरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, जल अवशोषण, मूल रोम, खनिज अवशोषण, एपीब्लेमा, जल परिवहन जाइलम और खनिज परिवहन फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानिक जातियाँ क्या हैं। जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हो। ठीक, तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया गलत। अगला है वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि स्थानिक जातियाँ एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। ठीक है, जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर पाई जाती है, आपका हो गया सही। ठीक, अगला देख। फिर दिया गया है वो वन्य जातियाँ जो समाप्त होने की कगार पर, ये भी आपका गलत हो गया। फिर है वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक, इसमें बी ऑप्शन सही था, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में मादा जननांग के भागों को व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, तो देखिए अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका या पुष्पासन, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुष्पासन, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन या वर्तिकाग्र, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन, ये आपका ऑप्शन हो जाता है सही। पहले वर्तिकाग्र होगा, फिर वर्तिका होगा, फिर अंडाशय होगा, फिर होगा पुष्पासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन सही था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है। MgCO3 गिव्स आउट MgO प्लस CO2, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, इसमें देखिए कारण क्या दिया गया है, गर्म करके धातु कार्बोनेट यानी कि MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या धातु ऑक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन या निस्तापन कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो गया। धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। SO2 ये भी आपका नहीं होगा, और Cl2 ये भी नहीं होगा, H2S। ठीक है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। ठीक है, यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, लेड एसीटेट PbCH3COO का होल ट्वाइस प्लस H2S गिव्स आउट PbS प्लस 2CH3COOH, यानी कि लेड सल्फाइड यहाँ पर बन गया और इधर बन गया एसिटिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है,
देखिए, पहला BF3, दूसरा IF7, तीसरा CO2 या PCl5। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा पहला, या दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप देख सकते हैं, वह अभिकर्मक अणु या धनावेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्मीग्राही का कार्य करता है या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यू इलेक्ट्रॉन धनायन या अणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी संरचना। ये BF3 आपका हो गया, ये CO2 हो गया, PCl5 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योगज अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, NO2CHO। ठीक, वह योग अपक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मक के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। अगर हम आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं क्रम से बढ़ती हैं। ठीक है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती जाती हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। ठीक, अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अवरक्त, किरणें, सूक्ष्म तरंग या पराश्रव्य। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, पराश्रव्य तरंगे जो हैं आपकी वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा बी, 0 अंश। ठीक, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश, भूमध्य रेखा पर 0 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या था, भूमध्य रेखा था, इसीलिए यहाँ पर कितना है 0। ठीक है, और भौगोलिक ध्रुवों पर कितना होता है 90 अंश। अगला क्वेश्चन, डेसिबल है एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र, शोर का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि स्तर की एक माप। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक है, डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। इसमें ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है जो कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है, यानी कि जिससे हमारे कान की ध्वनि पर असर पड़ता है खराब। अगला क्वेश्चन हमारा है, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? संवेग के, द्रव्यमान के या आवेश के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, किरचॉफ धारा का नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है तो इस तरफ कौन सी धाराएं आ रही, I1, I2, इतनी धाराएं आ रही, बाहर कौन सी निकल रही हैं, I3, I4, I5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो आ रही थी I1 + I2 बराबर हो जाएगा जो जा रही है I3 + I4 + I5। ठीक है, इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा। ठीक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा √2mE, इसका होगा संवेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देख लीजिए गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² और संवेग होता है P = mv।
तो ई बराबर हो जाता है 1/2 mv²। तो v² हो जाएगा 2 इधर भेज देंगे 2e/m। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा √2e/m। ठीक है, अब v का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो p बराबर हो जाएगा, p बराबर यहाँ पर कितना था m × v। तो v की जगह हम यहाँ पर रख देंगे ये वाला मान इतना, तो p बराबर हो जाएगा m × v की जगह रख दिया। ठीक, तो ये अंदर गया m² हो गया, mm कट गया, कितना आ गया p बराबर आ गया √2me। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, फेन प्लवन विधि के द्वारा। अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें चाहे थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर का मुख्य अयस्क है। इस अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सल्फाइड अयस्क को बारीकी पीसकर जल में भरी हुई एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलकर वायु की तेज धाराओं को प्रवाहित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की तरह जो झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जल में भीगकर टैंक की तली में बैठ जाती हैं। ठीक है, सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं ये सांद्रण हो रहा है, झाग जो हमारा ऊपर आ गया है, यहाँ से वायु जा रही है, अशुद्धियाँ यहाँ पर बैठ गई हैं नीचे। इस प्रकार जो होता है आपका अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 अंश कार्बन की संख्या है। ठीक है, सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा B1। 3 डिग्री कार्बन में कितनी है संख्या 1। ठीक है, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीयक कार्बन कहते हैं या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या 1 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से यौगिक IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं IUPAC इसका नाम है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका साधारण नाम आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्बन के बाद संकलन हेतु बंध ऊर्जा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सिलिकॉन। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी तत्व में परमाणुओं का एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण उसका श्रृंखलित होने का गुण कहलाता है। श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति कार्बन में सबसे प्रबल होती है और इस गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। यह प्रवृत्ति सिलिकॉन SI में कम और जर्मेनियम में बहुत कम होती है। कार्बन कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा हाई होने के कारण कार्बन में श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ पर देखिए इनकी ये बंध है, बंधन ऊर्जा भी दी गई है। ये सिलिकॉन की हो गई, ये कार्बन की हो गई, जर्मेनियम की हो गई। ठीक, इस प्रकार इन सब की ये आपकी ऊर्जाएं होती हैं जो बंधन। अगला क्वेश्चन दिया गया, पदार्थ X के NX मोल के पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया है। ठीक है, पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है सही। उसके बाद दिया गया है X मोल अंश बराबर X मोलों की संख्या बट्टे विलयन में मोलों की संख्या, ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। उसका दिया मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Y NY बटे NX प्लस NY, ये भी आपका हो गया गलत। अगला देखिए आपका दिया है X का मोल अंश NX बटे NY प्लस NY, ये भी आपका हो गया गलत। तो सही ऑप्शन इसमें आपका था B दिया गया है X का मोल अंश X के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में मोलों की संख्या, तो ये भी आपका हो गया सही। पहला भी सही और दूसरा भी सही। 20 में आपका हो जाता है X मोल का अंश X मोलों की संख्या बट्टे विलयन में मोलों की संख्या, तो यही ऑप्शन आपका हो जाता है सही। ए भी आपका सही था, बी भी सही था। ठीक, अब देख लेते हैं सी। ठीक, सी में दिया गया है हमें Y का मोल
NY/NX+NY, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला हमें दिया गया डी ऑप्शन, यानी कि x का मोल अंश बराबर NX/NY+NY, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। तो इसमें सही आपके हो गए A, B, C, 3 ऑप्शन सही, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, विटामिन डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है मक्खन, दूध, क्राड, लीवर ऑयल और अन्य मछलियाँ की यकृत, तेल तथा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के अभाव में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स एक प्रकार रोग है जिसमें हड्डियाँ नर्म, कमजोर और लचीली टेढ़ी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, मोनेरा में। ठीक है, किसमें? मोनेरा। देखिए यहाँ दिया भी गया है 1969 में RH व्हाइटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। इस 5 जगतों का वर्गीकरण जो है निम्नवत है। सबसे पहले मोनेरा में इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि। ठीक, अगला है प्रोटिस्टा। इस जगत में यूकेरियोटिक तथा एक कोश की जीवों को रखा गया, जैसे शैवाल और प्रोटोजोआ, स्लाइम, मोल्ड आदि। उसके बाद आता है फंजाई। इस जगत में यूकेरियोटिक बहुकोश की जीव सम्मिलित हैं, जिनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, जैसे कवक, ईस्ट आदि। अगला क्वेश्चन है पादप। ये यूकेरियोटिक बहुकोश की हरित लवक युक्त पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद जंतु में आपका कौन सा आ जाता है? इस जगत में सभी यूकेरियोटिक तथा बहुकोश की जंतु आते हैं, जैसे सभी केशेरुकी व अकशेरुकी जंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? फेफड़ा, रक्त, अंडाशय या रक्त। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः 2 अवयवों प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है। सही ऑप्शन हो जाएगा LH। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। महिलाओं में यह हार्मोन ल्यूटियोनाटॉपिन कहलाता है। ठीक, महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में यह वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को लेकर प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हिप्पोकैम्पस एक है स्तनधारी, सिलेंट्रेट, प्रोटोकार्डेट या मीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें मीन यानी कि फिश। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने योग्य मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री मछली भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके आ सकते थे आपके 6 से 8 एग्जाम में, जो आपका बिहार एग्जाम कंडक्ट करा रहा है दिसंबर के महीने में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इन क्वेश्चनों को आप ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जनरली जो स्टेट का एग्जाम होता है टेट का, या तो जो आपका CTET होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।